आज का हमारा शो उन सभी फैमिलीज़ के लिए है जो कैंसर से लड़ रहे हैं, कैंसर से छुटकारा पाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you. So Dr. Piyush, to start with, uh, tell us about, you from Itanagar to Gurugram, uh, so many cities, so many states, so many experiences. क्या स्टोरी है आपकी? So I started at Lucknow. So my initial schooling was at Lucknow. My father is a central government employee, so he got transferred to Itanagar. My mom basically joined state government there. So my whole education, my schooling from class 2 to class 12th was there. Then उसके बाद एग्ज़ाम दिया, मेडिसिन और इंजीनियरिंग दोनों में ऑप्शन थे. आई गॉट सीट इन बोथ. बट एक बचपन से ना था जुनून. मेरे को क्लास 2 का अपना याद है, जब मैंने ज्वाइन किया था स्कूल में, तो सीबीएसई के चेयरमैन आए थे उस टाइम पे. सो ही आस्ट, वो कुछ बच्चों से पूछते हैं ना आप क्या बनना चाहते हो, तो ही आस्ट में क्या बनना चाहते हो, लाइक सर्जन. वो कहीं ना कहीं दिमाग में था. एंड समहाउ इट रिलेटेड टू माई फादर बीइंग अ पेशेंट ऑफ एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट था उनको. सो वो स्टार्ट जर्नी वहाँ से हुई थी कि सर्जन बनना है और कार्डियक सर्जन बनना है. तो वहाँ से फिर मेरठ पहुँचे, एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, एमबीबीएस करी. फिर वो एक था जुनून की सर्जरी लेनी ही लेनी है, तो सर्जरी ली ऑल इंडिया के थ्रू जोधपुर. एंड फिर आई केम बैक टू दिल्ली टू डू सीनियर रेसिडेंसी, क्योंकि आपको काम अपना परफेक्शन करना है. सर्जरी इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना परफेक्ट कर सकते हो अपनी सर्जिकल स्किल्स को, कितना होन कर सकते हो, आपके हाथ कितने सद जाते हैं. सो आई ज्वाइन इनिशियली सफदरजंग, सीटीवीएस में काम किया. फिर लगा नहीं, मेरी कॉलिंग नहीं है. तो डिस्पाइट कि वो जर्नी सीटीवीएस के लिए शुरू हुई थी, सीटीवीएस में काम करके डिसाइड हुआ कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई जर्नी, दिस इज़ नॉट माई कॉलिंग. सो देन आई वेंट एंड जॉइन जनरल सर्जरी एसआरशिप एट स्वामी दयानंद हॉस्पिटल इन ईस्ट दिल्ली. वहाँ काम किया, काम सीखा बहुत. पेशेंट्स की और टीचर्स की बहुत रही है कृपा की, काम बहुत सीखने को मिला. देन आई डिसाइडेड टू गिव एग्ज़ाम. फिर गुजरात का एग्ज़ाम दिया, पहली बार में गॉट अ गुड रैंक. सो इट वॉज टाइम टू डिसाइड कि लेना क्या है. सो चलता रहा वो. पीपल इन माई फ्रेटर्निटी जो मेरे साथ अटैच थे, दे वर ऑल वेरी क्लियर कि यू हैव डिसेंट एनफ गुड हैंड्स, तो आप ऑन्कोलॉजी ज्वाइन करो, बेटर प्लेस टू बी. सो वो काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग में आई गॉट ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी ज्वाइन किया अहमदाबाद GCRI. वहाँ पहले 4 महीने इट वॉज, यू कैन से देर इज़ अ वार्ड वेयर ऑल पैलेटिव पेशेंट्स आर केयर. पैलेटिव वो पेशेंट है जिनका एक्चुअल ट्रीटमेंट संभव नहीं है आगे. सो आप बेसिकली उनको पेन रिलीफ और वो सब देते हो, तो वो एक वार्ड था. नाउ व्हेन यू गो टू दैट वार्ड, आपका पूरा अंदर का सिस्टम हिल जाता है. आपकी जो, मतलब जो आपका डिजीज़ और सबके रिलेटेड कुछ था, क्योंकि इट वॉज अ वर्ड टिल देन फॉर अस. जनरल सर्जरी में भी एक लिमिटेड से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, डिसेंट एज एक्सपोजर होता है अर्ली केसेस का. लेट केसेस का एक्सपोजर जनरल सर्जरी में भी कमी होता है, क्योंकि वो आप रेफ़र कर देते हो तो आपको आउटकम देखने को नहीं मिलता है. सो जब वो आउटकम आप देखते हो, यू सी कि हाउ डिजीज़ आर कमिंग बैक, कैसे मोर्टेलिटीज़ हो रही है, हाउ फैमिलीज आर सफरिंग. सो पहले 4 महीने तो इट वॉज लाइक यार वाई हैव आई टेकन दिस ब्रांच. बट एवरी टाइम यू टेक दैट क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड, आंसर भी वो आता है कि यार मैं छोड़ दूंगा, किसी को तो करना है. सब आ गए हैं तो लेट्स डू जस्टिस टू इट, लेट्स लर्न द वर्क, लेट्स गो थ्रू द ट्रेनिंग. जो भी हार्डशिप्स हैं करते हैं एंड बढ़ते हैं. एंड दैट हैज़ बीन द जर्नी. वो उस दिन वो एक डिसीजन लिया था कि लेट मी बी दैट पर्सन हु विल गिव दैट बेनिफिट टू द पेशेंट, ब्रिंग दैट रिलीफ टू देयर देम एंड देयर फैमिलीज. सो वो जर्नी यहाँ तक लेके आ गई है. Coming to Marengo Asia Hospital, they believe in patient first theory. They believe in that culture. Patients को सारे काम छोड़ के सबसे पहले पेशेंट को वो देखते हैं. सारे डॉक्टर्स की भी ऐसी ट्रेनिंग है. You've been to so many places, 20,000 plus patients, 5,000 surgeries. That's what we understood from your profile. ऐसी कौन सी एक केस स्टडी है जो आप लाइफ में आज तक कभी भूल ही नहीं पाए? सो सी क्या होता है कि जब आप ट्रीट करते हो ना कैंसर पेशेंट्स को, सो देयर लॉट मेनी स्टोरीज. अगर मैं अपने MCH टाइम से याद करूँ तो देयर लॉट मेनी स्टोरीज, लॉट मेनी फेसेस, आप भूल नहीं सकते हो.
few you always have very close to your heart, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कनेक्शन, यूजुअली वी प्रिफर नॉट टू क्रिएट दैट कनेक्शन, लेकिन आपका कहीं ना कहीं हो जाता है. सो देयर वाज अ किड, आई थिंक 10-12 year old kid. शी हैड पैरोटिड बोलते हैं ग्लैंड, उसका ट्यूमर था. सो आई वॉज फर्स्ट ईयर पीजी उस टाइम पे, MCH कर रहा था. एंड द चाइल्ड गॉट वेरी फ्रेंडली विद मी. एंड मेरी शुरू से है कि आई एम वेरी वेरी फ्रेंडली विद किड्स. आई लव किड्स लाइक एनीथिंग. सो व्हेन शी वाज गोइंग टू OT, वो मेरा हाथ पकड़ के, मैं ठीक हो जाऊँगी ना? मैंने कहा हाँ, पैरोटिड मैलिग्नेंसीज यूजुअली परफॉर्म गुड. सो था, सब ठीक हो गया. वेंट होम. डिजीज़ केम बैक within a month or so, and it was extensive. And when it came back, she came to us, and when we had to declare कि chemotherapy के अलावा कुछ नहीं हो सकता, I can still remember that child looking at my face. मेरे में हिम्मत नहीं थी कि उससे मैं आँख मिला सकूं, क्योंकि मेरा वर्ड गया था उस समय. So वो आपको समझाता है कि never give the word even to the kid. Then अभी recently है, इससे पहले I was in Paras hospital. So we operated one patient there, Garima. I rarely remember names of patient. This is one patient I remember. मेरी पूरी team, I think, we fell in love with that patient. उसकी energy, everything. Ovarian cancer था. It came back. We operated again. It came back again. Eventually, she expired. And I think we all, including my every team member, we are pained by that. So normally it happens. We understand. As an oncologist, you see a lot of mortality, a lot of recurrences, they happen. But few leave a lasting impression on your heart. And these are few cases which have, there are many, but these are few which I can just remember. See, cancer is a word which is feared the most. मुझे लगता है शायद fear से ज़्यादा उसकी इतनी awareness नहीं है. क्यों हो रहा है, कैसे, जैसे किसी के घर में पता चलता है कि इनको कैंसर हो गया है, rather than thinking about the treatment, घर वाले कहेंगे ये तो मरने वाला है. माइंड में ऐसा थॉट आता है कि now he's gonna go or she's gonna go. Now मतलब मैं खुद ऐसा सोचती हूँ, मैं किसी को क्या बोलूँ कि अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे लगेगा अब इनका एस्टिया है. हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो तो सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे करके दिखाएंगे कि कैंसर हो गया है, वो बाल काट रहे हैं और ऐसी खुशी दिखा. आई मीन, इज इट रियल? मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इनको, इनके घर वालों को या क्या ये इंकरेजिंग है? इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन व्हेन आई सी सच थिंग्स. तो इसके बारे में व्हाट आर योर थॉट्स? सी, प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट सी कैंसर एज अ डिजीज. सी, हमारा इतना खौफ हो गया उसका. हाँ. क्योंकि जब ये शुरू हुई थी तो बीमारी समझ में किसी को आती नहीं थी. सी व्हाट हैपेंस इज, इट इज़ अ न्यू डिजीज, काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज है. करंट लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो रही है. सो अब ये डिजीज़ 1800 में या 1700 में ऐसी नहीं थी कि इसके बारे में कोई मेहनत कर रहा था. उस समय तो प्लेग, ये वो 500 चीज़ें थी, बुखार हैं. तो अब हमें इससे डर कम हो गया, क्योंकि वो तो हमको 300 सालों से पता है, ये हमको 1000 सालों से पता है. कैंसर इज समथिंग हमको मुश्किल से 50 साल हो रहे हैं और अभी तक भी हमको समझ नहीं आ रही है. मतलब अगर मैं आपको साइंटिफिक वर्ल्ड की बात करूँ तो अभी तक भी कैंसर समझ में आ नहीं रहा. समझना शुरू हुआ है. वी आर ड्वेलिंग इन टू इट, वी आर इम्प्रूविंग ऑन आवर ट्रीटमेंट, बट स्टिल पूरा हम उसे तोड़ नहीं पाए. तो जो चीज़ आप तोड़ ही नहीं पाए हो, ह्यूमन रेस जिस चीज़ को अभी तक डेसिफर ही कम्प्लीटली नहीं कर पाई है, उसका फियर होना, क्योंकि फियर ऑफ अननोन है. सी, एवरीथिंग दैट वी डोंट नो वी आर अफ्रेड ऑफ. हमें भूतों से डर लगता है क्योंकि हमको अननोन है. वो अननोन होता तो हमें डर नहीं लगता. अननोन है, अननोन से डर लगेगा. कैंसर इज एग्जैक्टली लाइक दैट. सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डेसिफर्ड. सेकेंड, सी, आउटकम डिफाइंड नहीं है. सो इट इज, देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला विच विल से कि नहीं ये हुआ है, ऐसे हुआ है, स्टेज 1 है तो नहीं आएगी. नहीं आ सकती है. सो अगर मैं ही श्योर नहीं हूँ तो मरीज कहाँ से श्योर होगा? एंड इट अप्लाइज टू मी ऑल्सो, इन माई फैमिली ऑल्सो. इफ इट हैपन्स आई एम गोइंग टू गो इन द सेम वे. क्योंकि आउटकम कोई प्रीडिफाइंड नहीं है. देयर आर नो नॉर्म्स दैट इट, सी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी. रेस्ट ऑफ द डिजीज यू से कि नहीं हो जाएगा ठीक, वायरल ठीक हो जाएगा, 5 दिन का पीरियड है, 5 दिन का 6 दिन ठीक हो जाएगा और हो जाएगा. कैंसर, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू मे सर्वाइव फॉर 5 years. 95% प्रोबेबिलिटी, 98. सो स्टिल 2% मैं अपनी तरफ रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी पता है कि 2% हो सकता है नहीं. सो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, हमको डराता क्या है? हमको हमेशा लाइफ में आप देखो क्या डराता है? अनसर्टेनिटी
एंड अननोन। एंड कैंसर में दोनों चीज़ें हैं, अनसर्टेनिटी भी है एंड अननोन भी है। तो जब ये नोन हो जाएगा, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएंगी, तब आपका फियर खत्म हो जाएगा। पर जब तक वो नहीं है, वो आपका भी उतना ही फियर है, मेरा भी उतना फियर है, डिस्पाइट आई एम ट्रीटिंग इट, बट मेरा अपने अगर घर वालों को मैं लेके चलूँ तो इस चीज़ के लिए मेरा भी उतना ही फियर है। एंड अबव दैट प्रॉब्लम एक और है कि क्योंकि अननोन है, सो एक अवेयरनेस की भी लैक है। वी लैंड अप इन द हॉस्पिटल क्वाइट लेट, सो वो और फियरसम हो जाता है। अगर आप स्टेज 3 स्टेज 4 आ रहे हो तो डेफिनेटली आउटकम इज गोइंग टू बी ऑन द वर्सर साइड। अगर आउटकम खराब की तरफ जा ही रहा है, पहले ही डिसाइडेड है, अब आप डेंगू में ब्लीड करते हुए हॉस्पिटल जाओगे तो सर्वाइवल कहाँ है? सो स्टेज 4 कैंसर इज लाइक डेंगू ब्लीडिंग, यू कैन डू नथिंग मच, यू कैन ओनली ट्राई। सो प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास आउट ऑफ 10 पेशेंट 7 पेशेंट उस स्टेज में आ रहे हैं तो मैं भी आउटकम कहाँ से दूँ? आई हैव सक्सेस स्टोरीज, आई हैव पीपल इन माई फैमिली, माई फ्रेंड सर्किल जिनकी वाइफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए ऑपरेट हुए, कोई थायराइड के लिए, 15-15 साल हो गए मेरे को देखते हुए, एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। आई हैव पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं 20-20, 25-25 साल पहले थायराइड ऑपरेट हुए हैं, ब्रेस्ट ऑपरेट हुए, डूइंग फाइन। बट हम कहाँ देखते हैं? हमेशा इंसान की एक आदत है, हम जो वर्स्ट आउटकम है उसकी तरफ देखते हैं, हम जो ठीक चल रहा है ना उसकी तरफ नहीं देखते। हमको खौफ इस चीज़ का है कि 10 में से 1 खराब हुआ, 9 जो ठीक हुए उसका खौफ नहीं है, उससे हमको कंफर्ट नहीं मिल रहा है, और जो 1 खराब हुआ उससे हमारा डिस्कम्फर्ट है। उसके बारे में क्यों नहीं बात होती है जो ठीक हुआ है? हम करना नहीं चाहते, एक टैबू है। पीपल, मेरे बड़े मरीज हैं जो कहते हैं कि साहब हम बताना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड से कि आई वॉन द फाइट। सी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, दे actually some people act like role models, some use their disease also, people use their disease also, but some act as a role model, and I think people should start looking towards those people कि भाई ये इनके डिजीज़ आई, बच गए, रिकरेंस हुई, फिर बच गए। सो ये आपके ऊपर भी तो लागू होता है ना, वो कोई डिफरेंट थोड़ी ना, ट्रीटमेंट तो सेम है मैडम। आप पैसा है आपके पास नहीं है, इवेंचुअली आप सरकारी में जाओ, प्राइवेट में जाओ, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम है, किसी को कुछ अलग नहीं मिलता, बेयरिंग अ फ्यू ड्रग्स विच आर वेरी वेरी कॉस्टली एंड दे डोंट गिव यू मच ऑफ अ सर्वाइवल एडवांटेज। डिसेंट एनफ देती है पर ऐसा नहीं है कि आपको ठीक कर देंगे। जो ठीक हो रहा है पेशेंट, वो प्राइवेट में, सरकारी में पैसे खर्च करके, बिना खर्च करके, हर तरीके से सेम प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट है और सेम आउटकम है। See, Dr. Piyush, I'm not a medical person, okay? And usually in our homes, अगर हम कोई मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट की कुछ ज़्यादा बात करेंगे तो घर के बुजुर्ग हमको बोल देते हैं कोई और बात नहीं है करने को, वाई आर यू इन्वाइटिंग नेगेटिविटी इन योर लाइफ, क्यों बात कर रहे हो, संकल्प क्यों कर रहे हो ऐसा, दैट्स हाउ दे विल से। बट अभी हम एक केस स्टडी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ वुमन ऑफ मे बी 50 years, वो आपके पास, वो अगर उनको ये लगता है कुछ वियर्ड, तो आप मेरे को स्टार्टिंग से बेसिक सिम्टम्स जो आते हैं किसी के अंदर, दिस इज वी आर डूइंग दिस फॉर अवेयरनेस से, ओके, कि कैसे पता चले दे शुड मीट एन ऑन्कोलॉजिस्ट। वो अगर मैरिगो एशिया हॉस्पिटल आते हैं तो आपका स्टेप बाय स्टेप सर्जरी तक के आपका क्या उनको रख रखाव रहेगा, इसके बारे में आप बताइए। मैं ना एक हर कॉन्फ्रेंस में या कहीं भी जहाँ मैं CMEs में जाता हूँ या कहीं भी बात करता हूँ अवेयरनेस की, सो आई बोले से कि हमको ना और कुछ पता हो नहीं पता, अपना शरीर पता है जी। आप सवेरे ब्रश करते हो, आपको पता है आपके फाउल स्मेल आती है नहीं आती जी। आपको पता है आपके टीथ का कलर क्या है, लूज टूथ है कि नहीं है, आपको पता है आपका मुंह कितना खुलता है, खाना आप निगल पाते हो नहीं निगल पाते, आपको अपने बारे में सब पता है। हाँ। फीमेल नोज कि उसके ब्रेस्ट के साइज क्या है, हाँ। कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है, कंजेनाइटल जो उसके पास है उसे पता है। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी पता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी पता है, हमें अपनी मोशन की फ्रीक्वेंसी पता है, हमको पता है हम दिन में 2 बार जाते हैं कि हमारी बॉवल एम्पटिंग एक टाइम होती है, हमारी एक रूटीन है, कॉन्स्टिपेशन है, हमें डायरिया। सो आई ऑलवेज से कि अगर कोई भी चेंज है और परसिस्टेंट चेंज है, 15 दिन आपने ऑब्जर्व किया, आपने कोशिश करी, ठीक हो जाए, नहीं हो रहा, गो टू अ डॉक्टर। आप ज़रूरी नहीं है मेरे पास आओ, बट एटलीस्ट विजिट अ डॉक्टर। अब यू विजिट अ फिजिशियन, यू विजिट अ सर्जन, एंड इफ ही इज़ नॉट एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम देन यू प्लीज़ कम टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट। सिंपल है, अगर हम मुंह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, सो अचानक फाउल स्मेल आनी शुरू हो गई, आप ब्रश कर रहे हो ट्वाइस एंड स्टिल द फाउल स्मेल इज़ नॉट गोइंग अवे, आपकी जीभ पहले बाहर आती थी, अब अचानक आपको लग रहा है कि रेस्ट्रिक्शन होना शुरू हो गया, स्वेलोइंग में डिफिकल्टी है, पेन होना शुरू हो गया, मुंह में अल्सर हो गया, आपने बीकोसूल ले ली, बड़ा कॉमन है, पेशेंट ओवर द काउंटर बीकोसूल खाता है, वो कहता है ठीक हो जाएगा, पिछली बार भी लिखी थी डॉक्टर ने, मैं अपने आप ही ले लेता हूँ, वाई टू विजिट अ डॉक्टर। 15 दिन खाई,
इवन डॉक्टर्स मिस इट, दे Hmm. कीप ऑन गिविंग बिकोसुल फॉर 3 मंथ्स. नो 3 मंथ्स नहीं है, प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर है. 2 हफ्ते की दवाई आपने खाई, अल्सर ठीक नहीं हुआ, गेट अ बायोप्सी डन. Hmm. आप उसमें से एक टुकड़ा निकलवा लीजिए, कोई नुकसान नहीं करने वाला. नेगेटिव ही तो आएगा, अच्छा है ना, आपकी भी दिमाग की शांति हो जाएगी. आपकी नॉर्मल आवाज़ थी, आवाज़ चेंज हो गई, भारी हो गई, हम उसे कहते हैं हॉट पोटैटो वॉइस. तो पीछे की तरफ जो कैंसर होता है उसमें आवाज़ चेंज हो जाती है. Oh. स्वलोइंग में डिफिकल्टी हुई कि आप पहले आराम से खा पाते थे, अब आपका सॉलिड फूड में दिक्कत होनी शुरू हो गई. आप लिक्विड तो ले पा रहे हो, सॉलिड नहीं ले पा रहे हो. ठीक है ना. आपको सडनली कफ में, स्प्यूटम में खून आना शुरू हो गया, थूक में, स्प्यूटम में कहीं भी खून आना शुरू हो गया, खांसी हो रही है, आपने ट्रीटमेंट ले लिया, आपने पल्मोलॉजिस्ट को विजिट कर लिया, नहीं ठीक हो रहा है, यू गेट इन्वेस्टिगेटेड. सेम आप फीमेल्स का है, ब्रेस्ट में आपके निपल डिस्चार्ज नहीं थे, होने शुरू हो गए, नॉट अ गुड साइन. एनी काइंड. आप उस पर मत दीजिए कि नहीं ये कलर का होगा तो ही मेरे को जाना है, आप मत दे टेंशन लीजिए, जो भी कलर का है गो टू द डॉक्टर, ही विल टेल यू कि आपका कलर जो है सिक्रीशन का वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग है कि नहीं है. कोई लंप आ गया, कहीं स्वेलिंग हो गई, कलर लाल हो गया. आपने संतरे का छिलका देखा है? हाँ. तो संतरे के छिलके जैसी अगर कहीं स्किन हो जाए ना, तो तुरंत चले जाइए डॉक्टर के पास. Oh my God, really? क्योंकि आपके लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो रहे हैं. इट मे बी कैंसर, इट मे बी इन्फेक्शन, बट इट इज गोइंग टू, यू विल फाइंड आउट कि कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है ना. कोई भी चेंज इन शेप एंड साइज, सो आपका पहले शेप आपको पता है, सडनली देर इज चेंज इन शेप साइज. आप 45-50 के हो, चेंज क्यों, इस उम्र में होना ही नहीं है चेंज, पर हो रहा है, तो यू शुड बी अफ्रेड. कोई अल्सर हो गया जो बढ़ नहीं रहा है, सडन जो है कोई आपके और चेंजेस शुरू हो गए. ठीक है ना. कि आप मीनोपॉज में थे, आपकी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गई, सडनली यू स्टार्टेड ब्लीडिंग. ठीक है ना. आप इंटरकोर्स के टाइम में पहले कभी दिक्कत नहीं थी, पर आपको पेन होना शुरू हो गया सडन, या सडन ब्लीडिंग चालू हो गई, तो इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. कोई पस डिस्चार्ज आना शुरू हो गया, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखाइए, एटलीस्ट दे विल एग्जामिन एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं था, होना शुरू हो गया. आपको डायरिया नहीं था, होना शुरू हो गया. आपको उल्टियाँ होने लग गई, खाना खाते हो, अब थोड़ा सा ज़्यादा खाते हो, उल्टी कर देते हो. तो दीज आर फ्यू थिंग्स. कहीं भी शरीर में गांठ है, से आप डिसाइड मत करो. लाइपोमा, मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि लाइपोमा है, कुछ नहीं करना, बट आप अपने लेवल पे डिसाइड मत करो कि लाइपोमा है, कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे पता है. सो आई ऑलवेज से कि गो टू द एक्सपर्ट, टॉक टू देम, गेट इन्वेस्टिगेटेड. नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग इन्वेस्टिगेटेड. क्या होगा ज़्यादा. हम इंडिया के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, व्हाट आई फील एवरी डे, आई ट्रीट पेशेंट्स, सो आई नो. नेगेटिव आ गया तो प्रॉब्लम है जांच, पॉजिटिव आ गई तो प्रॉब्लम. नेगेटिव आ गए तो उनको लगता है पैसे खराब कर दिए. पैसे खराब नहीं किया, आपके बच गए. आप उसको आउटकम लॉन्ग टर्म, आप बड़ा कॉमन है. ऐसे दुखी से हो जाते हैं कि आपकी जांच सारी नॉर्मल है, कैंसर नहीं, अरे सर तो पैसे लग गए. भैया दिमागी शांति भी तो मिली आपको. एंड फॉर पीस ऑफ माइंड पीपल आर डूइंग व्हाट ऑल, पीपल आर पेइंग इन मिलियंस. यहाँ क्या है, आपके 10-15 हज़ार की जांचें हुई, आपको मेंटल पीस आ गई कि अभी आप बीमार नहीं हो, साल भर बाद दोबारा देखेंगे. पर ये है, क्योंकि अगर जब तक हम अपने दिमाग से चीज़ निकालेंगे नहीं ना, पब्लिक जब तक अपने दिमाग से नहीं निकालेगी, नेगेटिव इन्वेस्टिगेशन का मतलब पैसे खराब होना नहीं. आपके इन्वेस्टिगेशन हुए इसलिए ना, क्योंकि कुछ रहा होगा, कुछ शंका रही होगी. सो मेरा मानना है कि शरीर में कहीं बदलाव है. मोल्स होते हैं, बड़े कॉमन है हमारे ना, सबके मोल्स हैं. तिल होगा सबके पास, कहीं बड़ा होगा, छोटा तिल होगा, फ्लैट तिल होगा. लोग उसको भी इग्नोर कर देते हैं. वो बढ़ना शुरू हो गया, भूल गए, कोई बात नहीं, बट तिल ही तो है. पर बढ़ना शुरू हो गया, प्लीज गो टू डॉक्टर. मेलानोमा हो सकता है वन ऑफ द वर्स्ट कैंसर्स यू कैन सफर फ्रॉम. ओह, आई डिडंट नो दिस. अगर वो साइज बड़ा होना शुरू हो गया, उसमें खुजली शुरू हो गई, उसकी थिकनेस बढ़ गई, क्योंकि हमें तो अपने पता होते हैं तिल, थिकनेस बढ़ गई, ठीक है ना, उसमें और कोई चेंजेस, अल्सरेशन होनी शुरू होगी. सो देन यू बेसिकली गो टू द डॉक्टर, गेट इन्वेस्टिगेटेड. और छोटा सा प्रोसीजर है, छोटी सी बायोप्सी होती है, पेन होता नहीं है. पता नहीं इतनी खौफ क्यों है हर चीज़ के लिए, पर है खौफ. Because we are speaking about, you are telling that patients should get the biopsy done. For example, if somebody is detected with cancer, तो क्या biopsy कराने से वो spread होता है? This is what many people say. What is your, how can you clear this myth? So let's say we talk about this. Yeah. एक कोई टेबल है, we say कि लकड़ी की बनी है. हाँ. How would you know? बाहर से देखने में सब लकड़ी का लगता है. हाँ. So you cut a section, you will get to know कि बोर्ड का बना है, इंजीनियर वुड का बना है, कि एक्चुअली शीशम है. एक ही तरीका जानने का जी, और कोई तरीका तो नहीं है जानने का. हाँ. ठीक है ना. तो सेम वे कैंसर वर्क्स. सो आप ले क्या रहे हो, आपके पास एक घाव आया या एक ट्यूमर आया, एक गांठ आई, अब उसमें से हमने रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन लिए, हमने ट्यूमर नहीं लिया. हमने क्या किया, 2-3 तरीके से हम बायोप्सी करते हैं. एक तो हम नीडल बायोप्सी करते हैं, सिकोर बायोप्सी कहते हैं,
एक पंच बायोप्सी होती है कि अल्सर है, हमने उसमें से छोटा सा पंच लिया, टुकड़ा ले लिया, भेज दिया। एक होता है कि हमने उसमें से नाइफ से हल्का सा इंसिजन लगा के निकाल लिया। अब वो दैट इज़ हार्डली 1% to 5% ऑफ द ट्यूमर। नाउ हमारा जो सारा ट्रीटमेंट है वो डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, व्हाट काइंड ऑफ कैंसर इट इज़, वेदर इट इज़ फर्स्ट कैंसर है कि नहीं है, अल्सर है, हाउ वुड आई नो इट इज़ कैंसर। सो जब तक मैं वो पंच लेके भेजूंगा नहीं, हाउ वुड आई नो इट इज़ कैंसर। सारे अल्सर एक जैसे दिखते हैं, सारी बहुत सारे लम्स होते हैं, आपको देखने में सॉफ्ट लगेंगे, बट इवेंचुअली आप जब उनको देखोगे तो बायोप्सी में पॉजिटिव आ जाएगा कैंसर के लिए। सो बायोप्सी इज़ अ मेथड, चाहे वो हम कोई यूज़ कर रहे हो, कोई मेथड यूज़ कर रहे हो, बट इट्स अ मेथड थ्रू विच वी फर्स्ट कन्फर्म द डायग्नोसिस। कन्फर्म करना ज़रूरी है कि है कि नहीं, क्योंकि हम नॉर्मल अगर हमारी गांठ है उसका ट्रीटमेंट और एक जो गांठ कैंसर है, दोनों के ट्रीटमेंट जमीन आसमान का अंतर है। इसको हम कहते हैं रेडिकल ट्रीटमेंट जब कैंसर की बात आती है। तो जब आप रेडिकल ट्रीटमेंट प्लान करने वाले हो, यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व टू मेनी ब्रांचेस इन दैट, नॉट ओनली सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, देयर विल मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमो की जरूरत भी पड़ सकती है, रेडिएशन। सो आप इतना कुछ जब लगाने वाले हो तो बिना एविडेंस के तो नहीं लगाओगे। प्लस अब हर जगह पे अलग अलग तरीके के कैंसर हो सकते हैं, तो पहला तो आपको असर्टेन करना पड़ेगा ये इस टाइप का कैंसर है। अब उस पर्टिकुलर टाइप का ट्रीटमेंट का हो सकता है प्रोटोकॉल ही डिफरेंट हो दो के बीच का। तो अगर मेरे पास वो बायोप्सी नहीं है तो हाउ विल आई ट्रीट, मैं तो दोनों को एक मान के ट्रीट करूंगा। अब कई डिजीज होती है जो मिमिक करती हैं। अब ओवरी में आपको कई बार ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर एक जैसे दिखते हैं, बताना इम्पॉसिबल है। सो ओनली व्हेन यू बेसिकली रिमूव द ओवरी और यू डू अ बायोप्सी, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि कैंसर है कि नहीं। अब मान लीजिए मैं ट्यूबरक्लोसिस को कैंसर मान के ट्रीट कर दूँ, अल्ट्रा रेडिकल ट्रीटमेंट कर दिया फॉर व्हाट, ट्यूबरक्लोसिस, जो दवाई खा के ठीक हो जाता है पेशेंट। और फैलने की बात रही तो सी नाउ आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट नाउ 20 ईयर्स, मैंने नहीं देखा फैलता हुआ। सी प्रॉब्लम क्या होती है, मरीज हमसे बायोप्सी कराता है, 2 से 5 दिन लगते हैं रिपोर्ट आने में, आते ही नहीं वापस, 2 महीने बाद आता है। 2 महीने बाद तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन थिंग। सरकारी में तो हमने बहुत देखा, प्राइवेट में तो फिर भी कम है। प्राइवेट का पेशेंट फिर भी जागरूक है जो हॉस्पिटल तक पहुँच रहा है। अब 2 महीने बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, वो तो बीमारी जहाँ थी वहाँ से 5 जगह और फैल गई। अब वो कहेगा बायोप्सी कराई थी, छिड़वाया था हमने कैंसर, इसलिए फैल गया। कैंसर कोई दिमाग लेके थोड़ी घूम रहा है जो छिड़ जाता है बुरा मान जाता है। इट्स अ डिजीज, दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। पीपल गो, दे गायब हो जाते हैं, डायग्नोसिस के बाद गायब हो जाते हैं, 2-2 साल बाद आते हैं, लैंड अप करते हैं। कई बार 1-1 साल बाद जब मेटास्टैटिक हो जाएगी, वो कहीं चला गया होगा, उसने कोई अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, कोई हर्ब खा रहा है, कोई कुछ घास का कुछ करके कुछ कर रहा है, एंड देन दे कम आफ्टर 1 ईयर विद वाइड स्प्रेड डिजीज एंड द होल ब्लेम गोज टू होम कि बायोप्सी करी थी। हाँ, वो जो हर्ब्स खा रहा था उस पर ब्लेम नहीं करेगा, वो इवेंचुअली बायोप्सी। ओह माय गॉड, या तो एक बार किसी का हुआ किसी कारण से, कारण कोई जानना नहीं चाहता, किसी का हुआ, पूरे गांव में हो गई कहानी, छिड़वा लिया था इसलिए फैल गया। सो लैक ऑफ अवेयरनेस आई थिंक बहुत ज़्यादा है। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, यू आर एट मैरेंगो एशिया हॉस्पिटल, इट्स अ वेल नोन हॉस्पिटल, देखिए रेप्यूटेड है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ट्रीटमेंट मैं तो नहीं बोलूँगी कि देखिए ये बीमारियां हैं ऐसी जिसका ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है, बट क्योंकि ये इतनी कॉमन बीमारी है तो आपको नहीं लगता है कि ट्रीटमेंट और सस्ता होना चाहिए? See, I have a different view regarding this. जैसे कोई लेबर क्लास हो या लो क्लास लोग हों, उनको भी हो जाता है, दे विल नॉट वांट टू कम टू अ बिग हॉस्पिटल, इस डर से नहीं आते हैं ये तो बड़ा महंगा अस्पताल होगा, तो वो कहीं भी इधर उधर तिब्बतन या कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या कोई होम्योपैथिक की खाना स्टार्ट कर देंगे। मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई अफोर्ड नहीं भी कर पाता और अगर वो आपके पास आते हैं मैरेंगो एशिया में, तो आप उनको क्या सलाह देंगे ये ज़रूर बताइए। सो पहले लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास सिस्टम क्या अवेलेबल है इंडिया में। सो सी, इंडिया इज़ वन कंट्री जो मेडिकल साइंस में बहुत आगे है इस समय। सो we are better than most of the countries in the world right now. We are doing what they are doing, advanced everything we are doing, and we are doing at almost 1/10 to 1/20 of the cost जो बाकी कंट्री में चार्ज हो रही है। So you go to Europe, you go to US, तो US में जो चीज़ 1 करोड़ में आपकी सर्जरी हो रही है, we are hardly doing it for 5 lakhs in India. अच्छा। एंड कंज्यूमर्स हम सेम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली इट इज़ कि रेट्स हमारे यहाँ ऑलरेडी डर्ट चीप है। दे आर डिफरेंट गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं। सो देयर आर पैनल्स लाइक CGHS, ECHS, जो पेशेंट उनमें कवर है, अब कोई एक्स आर्मी है या सेंट्रल गवर्नमेंट तो कवर है, तो उनके कवर के जो रेट्स हैं तो गवर्नमेंट इज़ पेइंग, गवर्नमेंट उन पर पे करती है।
देन गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं लाइक आयुष्मान भारत एंड ऑल, उसमें मेजर पार्ट गवर्नमेंट कवर कर रही है. देयर आर हॉस्पिटल विच आर ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑन द बेस ऑफ दोज स्कीम्स ऑल्सो. प्लस गवर्नमेंट का भी पूरा सेटअप है. सो आई हैव डन माई ट्रेनिंग, एंटायर ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आई हैव डन माई एसआरशिप फ्रॉम, एंड पीपल आर बीइंग ट्रीटेड एंड इक्वली गुड दे आर बीइंग ट्रीटेड. डेफिनेटली भीड़ ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगता है. Then there are NGOs. Every hospital will have tie-up with NGOs. Every hospital will have tie-up with ये जो crowdfunding होती है जो. So we all have that, but then patient will have to basically have that patience. पहले तो वो आए दिखाने के लिए, फिर उसके बाद पेशेंस होना चाहिए. It's not that we are not willing to help. We are willing to help. मेरा बहुत clear principle है. Nobody should go for the lack of money. We are supposed to treat them, we are supposed to help them. And honestly, one good thing about Maringo that इनका अपना Maringo का अपना फंड है, they help wherever they can help, and we have done that. So I have been fortunate कि मेरे को एक वो support मिला हुआ है. So when and wherever we can use that. अब बात आती है कि ट्रीटमेंट महंगा, I don't think. See एक ना बड़ी अच्छी सी हम वो कहते हैं कि देर आर फ्यू थिंग्स विच विल बी यूज्ड. हम कोई भी सर्जरी करने जाते हैं, सर्जरी में ना बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सो वी यूज़ इक्विपमेंट. सो आप जितनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जाओगे उतनी कॉस्ट पड़ेगी. ये बट ऑब्वियस है कि आपने रोबोट यूज़ करना है. सी रोबोट इज़ फर्दर एडवांस. पेशेंट को बेनिफिट मिल रहा है, सर्जन को बेनिफिट मिल रहा है, इंजरी के चांसेस कम है, लेकिन देन रोबोट की अपनी एडिशनल कॉस्ट है, वो आएगी. कंज्यूमर्स की कॉस्ट है, मशीन की कॉस्ट है, वो आएगी. एंड जो भी यूज़ कर रहा है दे हैव टू पे. वी डू लैप्रोस्कोपी, सो एवरीथिंग वी यूज स्टेपलर्स. पहले क्या होता था कि आपने आंत काटी, आंत जोड़ी, हाथ से टाँके लगा रहे हो. तो अब जब हाथ से आप लगाओगे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, चांसेस ऑफ फेलियर रहेगा, डेफिनेटली चांसेस. अब स्टेपलर से, ऑटोमेटेड गन से आपने फायर किया, चिपक गई, जुड़ गई, तो चांसेस ऑफ फेलियर कम हो गए. लेकिन जब आप यूज़ करोगे ऐसी चीज़ें, कॉस्ट पड़ेगी. अब पेशेंट ये रियलाइज़ नहीं करता कि अगर मैं ये यूज़ नहीं करूँगा और कॉम्प्लिकेशन हुआ, द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इज मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ at least 10 times the cost of consumable, cost of complication. And no surgeon in the world can say कि complication will not happen. See, we are all humans. And then अगर किताब में लिखा है कि कोई complication होता है, कि अगर आंत आपने सीली और किसी के लीक हुई तो वो मेरे हाथ से भी हो सकती है. So these automated instruments and all have made life of patient easy. सर्जन की तो ईजी करी है, लेकिन पेशेंट के आउटकम में बड़ा अंतर है. So I remember my times in GCRI, हमारे पास हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हार्मोनिक एंड लिगाश्योर, वेसल सीलर्स होते हैं. हमारे पास वो नहीं था, तो आप धागे ले रहे हो, बांध रहे हो, धागे ले रहे हो, बांध रहे हो. सर्जरी जो 1.5 घंटे में खत्म हो सकती है, 4 घंटे चल रही है. पोस्ट ऑप में देयर इज चांस की ब्लीड हो जाए, क्लिप स्लिप कर गई तो. नाउ वी हैव दिस वेसल सीलर्स. आप वेसल सील करते हो, चांसेस ऑफ ब्लीडिंग आर ऑलमोस्ट निल. तो आप मेरा सोचो ना कि मेरे को चलो वो एक एडिशनल कॉस्ट ऐड हुई, पर पेशेंट जो हर तीसरे पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो रही थी वो भी तो बची ना. पेशेंट जो एक्स्ट्रा पेशेंट, हर तीसरा पेशेंट एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करता, उससे कहीं कम कॉस्ट में. प्लस आप परेशानी, आप सोचो कि मेरा पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेट हुआ तो उसके आगे जो मुझे ट्रीटमेंट देना है वो डिले हुआ, वो कॉस्ट भी तो है. वो अपने ऑफिस नहीं जा पाएगा उतने दिन एक्स्ट्रा, वो कॉस्ट भी है. सो हम क्या करते हैं, हम बहुत शॉर्ट एस्पेक्ट में चीज़ों को देखते हैं. हमारा ना स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा नहीं है. जिस मिनट हमने अपना स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा कर लिया ना, हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कॉस्ट एक्चुअली बहुत कम है जितना एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है आपको लग रहा है. सी आई रिमेंबर व्हेन इन 2016 आई केम टू गुड़गांव. सो द कॉस्ट ऑफ सर्जरी फ्रॉम दैट टू दिस टाइम हैज़ नॉट इंक्रीज्ड. Really? Yes. We are charging the same amount जो हम 2016 में रहते कम. The competition has brought the cost down. So 2016 में जो मैं चार्ज कर रहा था, आज मैं उससे कम चार्ज कर रहा हूँ. आपको लगेगा कॉस्ट बढ़ी है, कॉस्ट नहीं बढ़ी है, कॉस्ट कम हो गई. कॉस्ट इसलिए बढ़ी है कि अब आप ऑन्को मेडिसिन की तरफ जाओ, सो लॉट ऑफ न्यू थेरेपीज हैव कम अप, एंड दे आर द थेरेपीज जो कंपनियां बाहर से लेके आ रही है, एंड दे आर वेरी कॉस्टली. हो सकता है आपको 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीने की थेरेपी है, लेकिन वो हम नहीं कर उसको रेगुलेट कर रहे हैं. वो रेगुलेट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या वो रेगुलेट कर रही है कि वो कंपनी, अब जिसके पास पेटेंट है वो रेगुलेट करेगा. सो जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट जो मरीज देखता है वो कॉस्ट ये वाली है. बाकी अगर आप देखो सर्जिकल कॉस्ट, आपकी कीमोथेरेपी की कॉस्ट, कितनी सारी दवाइयाँ तो गवर्नमेंट ने कॉस्ट बिल्कुल कम कर दी है, इंक्लूडिंग रेडिएशन वगैरह की कॉस्ट हैव कम डाउन सो सिग्निफिकेंटली डाउन. तो आज की डेट में ट्रीटमेंट अगर आप मेरे से पूछोगे आज से 10 साल पहले से ज़्यादा सस्ता है, महंगा नहीं हुआ इंडिया में. आई थिंक वी आर द ओनली कंट्री जिसमें ट्रीटमेंट की कॉस्ट नीचे आई है, सारी कंट्रीज़ में ऊपर गई है.
एंड रोज इनोवेशंस भी हो रहे हैं. और आपने जैसे राइटली बोला कि मैरिंगो एशिया में सब फैसिलिटीज़ हैं, तो ऑफ कोर्स वो फैसिलिटीज़ तो बेटर हो गई हैं और कॉस्ट नीचे होती जा रही है. सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एनीबडी हु इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ एडवर्सिटी. When a family with that kind of an adversity or problem or disease comes to you, क्या आप फैमिली काउंसलिंग करते हैं मैरिंगो में? और उसके बाद जब आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और वो चला जाता है अपने घर, सो हीलिंग मोडालिटीज़ कौन सी आप लोग ऑफर करते हैं और आप पर्सनल लेवल पे भी क्या ऑफर करते हैं, इसके बारे में ज़रूर बताइए. So this part first time that came to my mind was when I was doing my MCH. I realized we talk a lot about disease. Yeah. We don't talk about the people who are suffering from the disease and the people who are associated with them. See, हर किसी का ना फैमिली में फियर डिफरेंट है. सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. नाउ द प्रॉब्लम इज हमारी ना सबकी घोड़े वाली हालत है कि हमने पट्टा पहना हुआ है उतना ही दिखता है. एंड आई थिंक डॉक्टर साथ भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें बीमारी दिखती है, बीमारी के आसपास आदमी नहीं दिखता. जो हमें आता हुआ दिखता है कैंसर दिखता है, कैंसर का जो पेशेंट आ रहा है ना पीछे बैकग्राउंड में. सो सी व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग पीपल ना यू रियलाइज कि वो फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग. See, a father is coming from a background कि जहाँ उसे सबसे बड़ी चिंता है कि something happens to me, what will happen to my kids' future? Who will provide? अगर वो मेन प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली है, उसकी जान सूख जाती है कि मेरे को ये हो गया, अब घर में पहले तो मेरा काम छूटेगा. अभी मेरे पास कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो रूटीन डेली वेजेस या उस पर काम करते हैं. उनकी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि मैं तो डेली वेजेस हूँ, मैं तो 2 महीने अगर अस्पताल रहेगा तो मेरा तो खत्म है, फैमिली खत्म है, सड़क पे आ जाएगी. तो फादर उस तरीके से सोच रहा होता है. एक हस्बैंड ये सोचता है कि मेरी वाइफ का क्या होगा, हाउ विल शी सर्वाइव, हाउ विल शी मैनेज थिंग्स. नाउ मदर इज ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म. उसे लगता है कि सी इट्स अ रियलिटी कि वो चली गई तो आउटकम ऑफ किड्स विल चेंज वेरी वेरी डिफरेंट. हु विल टेक केयर ऑफ देम? सी नोबडी कैन टेक केयर ऑफ किड्स लाइक अ मदर कैन डू. सो एक माँ अपने दिमाग में इस तरीके से सोच रही होती है. एंड आई हैव टॉक टू हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज इन देयर माइंड. नाउ लड़का बच्चा है, बूढ़े माँ बाप हैं, इकलौती संतान है, उसकी ये टेंशन रहती है कि इनको देखेगा कौन, हाउ विल दे बेयर दिस पेन. सो नाउ सी एवरी पर्सन, नाउ इफ अ किड गोज इनटू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ट्रस्ट मी, एवरी डे पेरेंट्स डाई एंड वी आर नेवर रेडी टू डील विद दैट पार्ट. हम किड से डील कर रहे हैं, हम उसके पेरेंट्स से डील नहीं कर रहे. प्रॉब्लम ये नहीं कि किड का क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये कि उसके पेरेंट्स का भी क्या हो रहा है. तो हमारा दिक्कत क्या है कि हम ना होलिस्टिक अप्रोच नहीं. आई ऑलवेज कॉल कि होलिस्टिक सिर्फ ये नहीं कि आप डिजीज़ को एज ए होल देख रहे हो, आप उस फैमिली को एज ए होल देख रहे हो कि फैमिली में इतने सारे लोग हैं. ऐसी दैट मे बी अ पेशेंट फॉर मी बट ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन एल्स. He may not be important for me because I may not realize his importance. But if you start looking at him, if you start talking to him, you may realize कि there are a lot of people associated with him. और मेल फीमेल उनके साथ इतने सारे लोग एसोसिएटेड हैं जिनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ लाइन है. सो पेन आप सिर्फ देख रहे हो डिजीज़ का, आप उनके अगल बगल के लोगों का दर्द नहीं देख रहे हो. एंड दैट्स वाई यू हैव टू टॉक विद द पीपल, यू हैव टू काम देयर फियर्स डाउन, यू हैव टू एश्योर देम कि ये आउटकम है. एंड व्हेन द टाइम कम्स, सी आई हैव काउंसल्ड वाइव्स, इट इज़ वेरी पेनफुल व्हेन आई नो द आउटकम इज़ नॉट देयर. आई ऑलवेज टेल वाइफ्स कि बॉस आप अपने अकाउंट्स, अपना आगे का प्रोफेशन, अपने बच्चे स्टार्टिंग होल्ड ऑफ दिस थिंग्स बिकॉज इट विल हैपन सडनली एंड देन यू आर, आपको 2 महीने समझ ही नहीं आता करना क्या, आपको टाइम ही नहीं मिलता. सो व्हेन आई सी दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग इन फेवर एंड आई नो द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, आई नो द पेशेंट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव very long, I always sit down with the attendants. I always tell them the reality of the situation. I always take them. मुझे दिख रहा है कि अगर वाइफ है, मदर है, she is not going to survive. I'll always sit down with the husband, the father, and I always tell them कि boss now it is the time. अब जो भी है आपको जो इनको comfort देना है, that's a separate part. But then you have to take care of the life after. See, जो गया वो जा रहा है, वो जा रहा है. करेक्ट. जो बच गए उनके लिए तो जिंदगी है. हाँ, बिल्कुल. लाइफ आफ्टर तो वी डोंट टॉक अबाउट इट, वी आर नॉट फीलिंग टू टॉक अबाउट इट बिकॉज दैट इज द पेनफुल पार्ट. नोबडी वांट्स टू डील विद इट. So I understand what you're saying. Now there are so many healers. There are so many healing modalities. जैसे आप कहीं पे भी जाइए तो एक कैंसर स्पेसिफिक हीलिंग ट्रीटमेंट देंगे. ये सब इफेक्टिव होता है. जैसे मेडिटेशन बोल देंगे कि पेशेंट अभी, क्योंकि जिस घर में पेशेंट वापस भी आ जाता है
फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदार और सब लोग तो ये बोल देंगे इनको कैंसर हो गया था, या अभी ठीक है, अभी ठीक है, बोल बोल के पेशेंट को फिर से बीमार कर देते हैं. तो फैमिलीज क्या करने लगी हैं, जो लेटेस्ट व्हाट आई सी अराउंड एंड व्हाट आई हियर, दैट दे स्टार्ट कॉलिंग हीलर्स एट होम. रेकी मास्टर्स को बुलाने लगेंगे, पेशेंट के साथ बैठेंगे, उनको किसी ना किसी सत्संग से जोड़ देंगे, गुरुद्वारा जाना. तो ये सब चीज़ें मन तो देंगे, बट मुझे तो नहीं लगता कि पेशेंट भूल जाता है कि वो किस ट्रॉमा से निकल के आया है या ठीक हो गया है. आपका क्या टेक है इसके बारे में? See, my take has always been whatever helps you. ओके. So if you feel कि Reiki can help you, you get it done. See, there may not be a scientific evidence in favor or against. करेक्ट. जरूरी नहीं है ना. अब बहुत सी चीज़ें इनका पहले साइंटिफिक एविडेंस इन फेवर नहीं था, आज आ गया. हाँ. तो हमें कैसे पता क्या वर्क करता क्या वर्क नहीं करता. सो लेट इट बी. सो साइंटिफिक एविडेंस वाला काम तो हमने कर दिया. हाँ. अब आगे आपको दिमागी शांति तो चाहिए. हाँ. आप एक इट्स लाइक पोस्ट, जैसे आप यूएस सोल्जर्स वगैरह में देखोगे जो अफगानिस्तान की ड्यूटी करके आते हैं तो एक ट्रॉमेटिक पोस्ट ट्रॉमेटिक रहता है, ठीक है ना, सिंड्रोम है. तो सेम काइंड हैपन्स इन कैंसर पेशेंट्स. So once you go through that kind of surgery, once you go through chemotherapy, radiation, there is a lot of stress. So I think these things help. Okay. These things take away your pain. These things calm you down. I always prefer कि if patient is willing to undergo psychological counseling also, I prefer कि they go to a clinical psychologist or psychiatrist and talk about it. See, with me they can have a limited interaction. जो वोकल हैं वो कर लेते हैं, उनकी शांति हो जाती है. पर बहुत सारे पेशेंट हैं जो वोकल नहीं है, दोज हु विल नॉट लेट इट आउट, सो दे नीड हेल्प. एंड आई प्रेफर कि क्लिनिकल, कहीं ना कहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट काउंसिल करें. मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प्स, बिकॉज सी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी ठीक हुई नहीं ठीक हुई बीमारी. बहुत कुछ डिपेंड करता है यहाँ से, क्योंकि सी योर लाइफ, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट इज़, मे बी से सपोजिटली किसी पेशेंट को 6 महीने या 7 महीने या साल सर्वाइव करना है. प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रॉब्लम पता है क्या है, वो साल भी सर्वाइव नहीं करता है. एवरी डे इज टाइम, क्योंकि आप जीने ही नहीं दे रहे उसे. क्योंकि वो जो 1 साल बाद होना है उसको आप डेली जी रहे हो. आप जी क्या रहे हो, आप तो जो फियर ऑफ डेथ को जी रहे हो ना एवरी डे. सो आपके 1 साल था, आपकी फैमिली के पास भी 1 साल था. फैमिली भी डर में ख़त्म होगी, वो आपसे बात नहीं कर रहे, आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप बात भी कर रहे हैं तो बीमारी की बात कर रहे हैं. सो आपके पास 1 साल था, आपने वेस्ट कर दिया. देयर आर फ्यू पीपल हु विल डाई इन एक्सीडेंट टुमारो. यू स्टिल हैव 1 year and you are considering yourself to be unfortunate. Boss, you are not unfortunate, you still have time. See, जो है वो है. I always say, I was listening to one person talking about it, कि every single day we don't know next day आएगा नहीं आएगा. So it's like the only truth. See, one truth was we were born. The next truth is we are going to die, including me. I don't know. Tomorrow, I don't know. So हमारे पास जो समय है, हम उसे अगर उस डर में ख़त्म करेंगे ना रोज, तो हमारा वो समय भी ख़राब हो गया. So you could have good time with family. You could have very, very beautiful time with the family. You could have time with kids. What you did was, your kids were afraid that you are going to die. You were afraid that you are going to die. Your family was afraid. And after 1 year, when you die, everybody realizes आप तो गए. And they realize, okay, 1 साल था वो भी खराब कर दिया. सही कह रहे हैं बिल्कुल. So it's not about how long we are going to live. None of us knows. प्रॉब्लम ये है, हम हर दिन ऐसे सोचते हैं जैसे कि भाई साहब हम तो अमर होने का लिखवा के लाए, सर्टिफिकेट साथ आया है कि 80 पे ही जाएगा. आपको नहीं पता. तो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, फिट एवरीथिंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू हियर द न्यूज़ की हो गया, ट्रेडमिल पे ही गए. सो आपको कोविड ने ये दिखा दिया द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ जो हम अवॉइड कर रहे थे देखना. कोविड हैज़ डेफिनेटली शोन एवरीबडी दैट लाइफ इज़ टू फ्रेजाइल. सो व्हाई आर वी नॉट लिविंग इट? आई डोंट नो आप किसके पास साल है, किसके पास 6 महीने. कई बार आप अपना 2 साल बहुत छोटा समझ रहे होते हो, और दिन के जो हज़ारों में लोग एक्सीडेंट में जा रहे हैं उनसे तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. तो प्रॉब्लम इज़ कि हम किस तरफ देखना चाह रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. So I always tell my patients this thing, कि don't worry about the outcome. आउटकम हम में से किसी ने डिसाइड नहीं किया हुआ, ना आपने ना मैंने. और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा आउटकम ख़राब है, हो सकता है कल मैं आपको ना मिलूँ तो मेरा आउटकम तो आपसे ज़्यादा ख़राब हो गया. लेकिन अगर हम रोज़ यही, सो आज आपका अगर एक्सीडेंट होता है
तो क्या आप कल घर से निकलना बंद कर दोगे कि एक्सीडेंट मेरा हो गया? नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा करता है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ना। रोड पे अगर आपने किसी की डेथ देख ली तो क्या घर से निकलना बंद कर दो कि वो एक्सपायर हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा? नहीं, वी स्टिल विल गो, वी स्टिल गो बिकॉज वी हैव टू लिव। सेम गोज विद द कैंसर। हो गया, हो गई बीमारी, किसी को नहीं पता क्या होगा, बट व्हाई शुड वी स्टॉप लिविंग बिकॉज वी आर सफरिंग? इट्स जस्ट अ डिजीज। You know, while you were just talking, I was thinking that, of course, misinformation तो definitely है. We are really thankful to Marengo Asia Hospitals कि आपको उन्होंने allow किया यहाँ पे आने के लिए. Honestly बोलूँ, why? Because इतनी ज़्यादा misinformation है बाहर. एक influencer, nothing against them, एक आप social media खोलते हैं, qualified भी नहीं है. You are a qualified doctor, oncologist, सर्जन है, आप कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, पर वो सोशल मीडिया पे आकर ज्ञान दे रहा है कैंसर के ऊपर, ये खाओ, ये ना खाओ, ऐसे करो. इस चीज़ को फाइट कैसे करें? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज योर व्यू? बिकॉज आई फील जितने भी डाइटिशियंस हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, बस बोल रहे हैं, या ये जो जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ये खाइए, वो खाइए, वो आके ऐसे ही रैंडमली कैंसर के बारे में बोल देते हैं. तो आपका क्या टेक है? और करेक्ट भी नहीं होता है. सी, मेरा एक चीज़ मानना है कि आप जो मांगोगे वही तो मिलेगा. सो पब्लिक की जो डिमांड है उनको मिल रहा है. So this is up to public. See, I cannot ask somebody to follow me or to listen to me. Yeah. It's their choice. And we all are making informed choices. ऐसा नहीं है जो एक wrong information आ रही है आप उसको follow कर रहे हो, still are following that person, you still are listening to whatever they are saying. जैसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं पूछती हूँ, कहीं पे किसी ने सुन लिया कि शुगर से कैंसर होता है, अब हर कोई ये बोल रहा है, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. अब जिसको शुगर की थोड़ी ज़रूरत भी है खाने को, थोड़ी सी, इन एनी फॉर्म, वो भी नहीं खा रहे. सो दिस इज नॉट करेक्ट. डोंट यू थिंक सो? So let me give you a different version of this. ओके. So whatever you eat will have sugar. ओके. So आप मीठा नहीं खा रहे हो, हाँ. पर कार्बोहाइड्रेट तो ले रहे हो. हाँ. वो तो ब्रेक किस में करेगा? हाँ, राइट. आपने फ्रूट खाया, हाँ. आप किस किस चीज़ को अवॉइड? आप फ्रूट खाना बंद कर दोगे? नहीं करोगे. वो कहते हैं आप चीनी मत खाओ, हाँ. आप फ्रूट खाओ. आप रोटी मत खाओ, आप फ्रूट खाओ. सो माय क्वेश्चन इज कि भाई इवेंचुअली इट इज ऑल गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू शुगर. करेक्ट. अब बॉडी तो शुगर के बिना चली सकती. इवेंचुअली बॉडी को रिक्वायरमेंट ग्लूकोज की, आपका ब्रेन वर्क नहीं कर सकता, आपके सेल वर्क नहीं कर सकते. एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग. सो हम भी मना करते हैं रिफाइंड चीज़ों, जहाँ केमिकल यूज हो रहा है. डेफिनेटली आई ऑल्सो एग्री टू दैट पार्ट कि जिस चीज़ में केमिकल, जिस प्रोसेस में केमिकल यूज हो रहा है, लेट अस ट्राई टू अवॉइड ईटिंग दोज थिंग्स. ना द प्रॉब्लम इज आप क्या क्या रोकोगे. सी, फ्रूट्स आपको नहीं पता पेस्टिसाइड यूज हुआ है नहीं हुआ, वेजिटेबल्स आपको नहीं पता, सब क्या क्या रोको, किस डर में कैसे कैसे जियोगे. आपको गेहूं का नहीं पता, आप तो खा ही नहीं पाओगे. आप नॉनवेज खाते हो, वो भी, उसमें भी लग रहे हैं इंजेक्शन. हाँ. सो आप क्या मतलब, आप डर के मारे तो कुछ खा ही नहीं पाओगे. सो मेरा एक है कि आप जो भी कर रहे हो आप मॉडरेशन में करिए. खाना बुरा नहीं है, आप मॉडरेशन में करिए. आप कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो करिए. ट्राई टू अवॉइड केमिकल्स इफ पॉसिबल. इफ नॉट पॉसिबल देन आप सब जगह अवॉइड कर लोगे. हवा कैसे अवॉइड करोगे? दिल्ली गुड़गांव आप रह रहे हो, तो आप हवा कैसे अवॉइड करोगे? सही में. तो मुझे लगता है ना, एक चीज़ के पीछे इतना नहीं पड़ जाना चाहिए. वो लोगों को एक टॉपिक मिल जाता है, फिर वो उसके पीछे पड़ जाते हैं. यू वोंट बिलीव कि हम क्या क्या सुनते हैं. हमारे सामने आके मरीज हमको ही बताता है कैसे ट्रीट करना. जैसे there are a lot of things. So somebody will take vitamin C injections, somebody will do something else, somebody will eat something. Okay. तो आपको भी लगता है कि भाई कौन बता रहा है इनको ये सब. हाँ, मतलब बता रहे हैं लोग. और ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैलेंज किया हुआ है ऑनलाइन आकर के कि हम ये प्रूफ करेंगे कि ठीक हो जाता है, कैंसर बीमारी ही नहीं है. एंड समटाइम्स आई फील व्हाई टू इवन आंसर दैट. या ट्रू. So you cannot answer to every single person who is going to challenge science. See, I am not against any alternative therapy. I am not against these people. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इफेक्टिवली पब्लिक को अगर कुछ अच्छा लग रहा है और आप वो परोस रहे हो और पब्लिक खुश है, सो इट्स अप टू यू एंड पब्लिक. आप आपस में देख लो. मेरा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना. मैं अपने लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करूँगा. मेरा काम है जो ट्रुथ साइंटिफिकली मुझे अवेलेबल है वो मैं ट्रुथ पेश करूँगा. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि पब्लिक क्या फॉलो करती है नहीं करती. इट इज़ अप टू सी. इफ़ आई हैव टू मेक चॉइसेस,
then it is up to me what choices I make. Hmm. So it is an individual choice कि वो क्या choice वो करता है और वो जैसी choices रखेगा, जो मांगेगा वही, ये बेसिक सा नियम है, समाज आपको वही परोसेगा जो आप चाहेंगे. चाहेंगे. This is a very emotional question I want to ask you. कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि ये पेशेंट की सर्वाइवल बहुत कम है, फिर भी फैमिली को देखकर आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं शायद करूं तो ठीक हो जाए पेशेंट, और नहीं हुआ? ऑफ कोर्स इट्स अ लर्निंग. ऐसे कुछ लेसन्स आप शेयर करना चाहेंगे? somehow मैं बड़ा ना फॉर्चुनेट रहा. मेरे बॉसेस जो शुरू से थे, दे ऑलवेज यूज टू से, मेरे गुरुजी थे डॉक्टर एस एन माथुर, जो पीजी के टाइम पे मेरे बॉस थे, इज नो मोर नाउ. सो यूज टू ऑलवेज टेल मी कि पीयूष, एब्डोमेन जब खोलो ना, पेट जब भी खोले या कोई भी सर्जरी के लिए चाकू लगाओ, यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. बोले कोई चीज़ खुल जाती है ना वापस पहले जैसी नहीं रहती, और उसके कॉम्प्लिकेशन मरीज को झेलने पड़ते हैं. सो नेगेटिव, हम एक कहते हैं नेगेटिव लेप्रोटमी कि आपने पेट खोला और बंद कर दिया. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैव सच टीचर्स. इवन एमसीएच में मेरे गाइड्स वर वेरी वेरी गुड पीपल, माय सीनियर्स वर वेरी गुड, दे वर वेरी वेरी एथिकल और बहुत बाउंड्रीज फॉलो करने वाले. सो वी हैड वेरी वेरी रेयर इवेंट ऑफ कि हमने एब्डोमेन खोला हो और हम कुछ कर नहीं पाए. वेरी रेयर. समटाइम्स क्या होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कराते हो, पेट सीटी कराया आपने, एमआरआई कराया, वो दिखा रहे डिजीज़ है नहीं या बहुत कम डिजीज़ है, एंड यू ओपन अप एंड द डिजीज़ was not recognized on पेट. So those kind of things very rarely happen. Mostly हम कई बार पूछते हैं for benefit of the patient. And कई बार ऐसा होता है कि उस बॉर्डर लाइन चीज़ें होती हैं जिनके बारे में कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि इंडिया में ना हम बड़े स्पेशल पेशेंट्स भी देखते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ढूंढ के किताबों में नहीं मिलेंगी, करना क्या है. सो देन आप अगर पेशेंट को एज पेशेंट नहीं देख करके एज इंसान देख रहे हो ना, तो आप डिसीजन मेकिंग बड़ी ईजी हो जाती है. सो आई ऑलवेज व्हेन दिस काइंड ऑफ कंडीशन कम्स, फर्स्ट आई इन्वॉल्व माई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट. सो आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग. मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इस प्रोफेशन में जब से आया हूँ, आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ माई डायग्नोसिस एंड आउटकम्स. So I always involve the medical oncologist so that I am not wrong. There are two people taking a decision for the patient, and then I decide to involve the whole family. I lay out facts in front of them कि भाई ये चीज़ें हैं, इस सर्जरी को हम कर सकते हैं, गाइडलाइंस में नहीं लिखा कहीं पर भी, वी आर नॉट वेरी श्योर कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो राइट, दिस इज़ ऑल्सो राइट, ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा नुकसान है, इसका ये फ़ायदा नुकसान है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. इफ़ यू आर विलिंग टू गो अहेड, ये एक्सपेंडिचर है, हो सकता है आपका जो एक्सपेंडिचर आप करने वाले हो, इंडिया में फाइनेंसेस मैटर, ये करने वाले हो सकता है इसका आउटकम ना मिले. वी हैव डन एंड वी हैव गॉट ब्यूटीफुल आउटकम्स. सो आई विल जस्ट टेल यू स्टोरी ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स. ही बेसिकली इज अ फैसिलिटेटर ऑफ Iraqi patients. He brought one patient to me. The patient showed to other hospitals. पहले उसको नासोफेरिंक्स का कैंसर हुआ था नाक के पीछे का, फिर उसके गाल में यहाँ पे एक गांठ आ गई. तो हमने जांच कराया, देखा इकलौती गांठ है, कुछ है नहीं. सब ने उसे 3 महीने 4 महीने दवाइयों पे रख दिया कि कुछ नहीं हो सकता, आप घर जाओ. हमने कहा एक ही गांठ है, वी शुड ऑपरेट. और फंगेटिंग मास था, ब्लीड कर रहा था, उसका सोशल लाइफ वॉज वेरी बैड, कैन नॉट गो आउट, खा नहीं सकते. सो वी टुक अप द सर्जरी. हमने कंसेंट ली, सारी चीज़ें समझाई. हमने कहा भाई देखो ये है पॉसिबल आउटकम, ये है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. दे वर लाइक कि कर दो आप. वी ऑपरेटेड. अब 2 साल हो जाएंगे इस पेशेंट को. ही इज़ गोइंग टू कम फॉर फॉलो अप, डिजीज़ फ्री है. वाओ. अगर हम वो नहीं लेते हो 3 महीने में ख़त्म था पेशेंट. आई एम श्योर. वन मोर पेशेंट रिसेंटली वी ऑपरेटेड. द पेशेंट वॉज अ फ्रीकी पेशेंट. ही वॉज रिफ्यूज सर्जरी एट मल्टीपल प्लेसेस. एंड वाई रिफ्यूज सर्जरी? बिकॉज जबड़ा एक तरफ का पहले ही ऑपरेट होकर निकल चुका था, दूसरी तरफ का जबड़ा आधा टूट के मुँह में पड़ा हुआ था. एंड बहुत बड़ी डिजीज़ थी विच वॉज डीम्ड इनऑपरेबल बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द सर्जन सीइंग द पेशेंट. एंड पेशेंट वॉज इन एब्सोल्यूट पेन. एंड जब बोन टूटती है ना, उसका पेन इतना सीवियर होता है, जिसको नहीं टूटी ना उसको नहीं पता, उसका तो टूटा हुआ पड़ा हुआ है टुकड़ा अंदर. सो दे केम टू अस. मैंने कहा कर तो सकते हैं. वी इन्वेस्टिगेटेड, वी फाउंड इट टू बी एब्सोल्युटली ऑपरेबल. आपको सिर्फ हिम्मत दिखानी थी. सो वी ऑपरेटेड, वी अंडरटुक द सर्जरी. So I always say the man came without a face and he left the hospital with a face. Wow. पूरा complete treatment करके he is back to his country. Then one patient came to us. एक छोटी बच्ची थी, उसके protrusions थे ऐसे पूरा ना, congenital abnormality है, तो उसका पूरा ऊपर का जबड़ा बाहर ऐसे और नीचे का जबड़ा बाहर.
उसका मुंह बंद नहीं होता था, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, और बच्चे बाहर चिढ़ाते थे बहुत। मतलब बच्चों के लिए तो आप बच्चे रूथलेस होते हैं। वो जहाँ जहाँ गई सबने मना कर दिया, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ ब्लड लॉस कॉम्प्लिकेशंस वाज वेरी हाई। एंड वो बच्चा मैंने देखा, आई हैव नेवर सीन अ किड लाइक हर। अब आई ऑलवेज से उस मैंने तो किसी को क्या सिखाया, वो बच्चे ने मुझे सिखाया पेशेंस क्या होता है। तो वी डिसाइडेड टू अंडरटुक द सर्जरी। वो मल्टीपल स्टेजेस में होनी थी। फर्स्ट स्टेप वी डिड, वी रिमूव द प्रोट्रूशंस आउट। इट वाज अ डिफिकल्ट वन। हमारी एनेस्थीसिया टीम भी बहुत अच्छी है, दे डिड एब्सोल्यूट वंडर्स, बिकॉज मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एनेस्थीसिया टीम का the pediatrician who took care. So the pediatrician in our hospital, she took care of child like anything. जैसे कि आप अपने बच्चे का करते हो वैसे ट्रीटमेंट हुआ। मेरे साथ जो टीम है, दे सैट विद द पेशेंट। वो रात भर बैठा है मेरा टेक्नीशियन साथ में पेशेंट के। एक्सट्यूबेट करना था तो नहीं हो पा रही थी, तो बैठा, उसने ट्यूब निकाली, बैठा आपकी, मैं बैठूंगा साथ। तो इट वॉज अ टीम एफर्ट। द चाइल्ड वेंट बैक होम। एंड आप मतलब अब कभी हुआ वो बच्चा नेक्स्ट स्टेज के लिए जब आएगा, तो डेफिनेटली आई लाइक यू ऑल टू मीट दैट किड। वन ऑफ द स्वीटेस्ट किड आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। इतने इमेंस पेन में भी इफ यू विल गो एंड से हेलो, शील शेक हैंड्स, शील जस्ट से डोंट टच हियर, यहाँ दर्द होता है। एंड अदरवाइज एक बार ना चीखी ना रोई वो बच्ची। सो ये जब आप केसेस करते हो ना, आई डोंट नो, फाइनेंस तो बहुत छोटी बात हो जाती है। द काइंड ऑफ कंफर्ट इट गिव्स यू कि यू कुड मेक अ डिफरेंस। सी हमें ना एक चीज़ सिखाई गई है, आप डन सम एजुकेशन एंड ऑल, सो हमको एक चीज़ सिखाई गई, मेकिंग अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ। एंड व्हेन यू टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप्स, इट डज मेक्स अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ। रिसेंटली मैं आपको 3 दिन पहले की घटना बताता हूँ। सो वी ऑपरेटेड अ पेशेंट 1 or 2 months ago। बहुत बुरी हालत में आई थी, सीवियर पेन, बैठ नहीं सकती है, बेंड ओवर है। शी हैड कैंसर ऑफ ओवरी जो वापस आ गया था। 2 बार प्रीवियसली ऑपरेटेड थी। तो उसके पेल्विस में बहुत बड़ा मास था, फिक्स काइंड ऑफ मास, जिसमें मल्टीपल गट के लूप्स जा रहे थे, आते जा रही थी, आते जाके फिक्स थी, ऑब्स्ट्रक्टेड थी पूरी। सो इट वॉज अ डिफिकल्ट अंडरटेकिंग। मेरे को भी था कि कैसे होगा। वी टोक मल्टीपल, हमने आते निकाल के जोड़ी ट्यूमर को, हमने वी कुड नॉट रिमूव द ट्यूमर, बट शी वॉज इन सो मच ऑफ पेन, तो हमने डिबल्क किया ट्यूमर को। सब कुछ ठीक निकला भगवान की दया से, पेशेंट बिल्कुल सही गई। शी टुक कीमोथेरेपी। 3 दिन पहले आई थी पेट सिटी, नो एविडेंस ऑफ एनी रेसिडुअल डिजीज। सो अगर हम वो नहीं लेते तो ऑब्स्ट्रक्शन था, कोई कीमो भी नहीं देता, कोई आउटकम नहीं निकलता। और आप जो पूछ रहे थे ना मेरे को, कई बार आउटकम आपको नहीं पता होता। हमने जब सर्जरी करी तो हमको ये नहीं पता था कि ये होगा, कि कीमो लेगी डिजीज गायब हो जाएगी। बट उस समय ये था कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो इसका अगले हफ्ते का सर्वाइवल भी पता नहीं है। हफ्ते 2 हफ्ते कितना सर्वाइवल जाएगा हमें नहीं पता। तो पहले तो हम ये देखें सर्वाइव तो करेगी तब कीमो लेगी ना। अब सर्वाइव ही नहीं करेगी, कीमो लेगी। तो पेन रिलीफ फर्स्ट हमारा क्या क्या अचीव हुआ। ऑब्स्ट्रक्शन था, खाना नहीं खा रही थी, मोशन नहीं हो रहा था, उल्टियाँ हो रही थी, रिलीव्ड। कीमो ले पाई पेशेंट, पेन रिलीव हो गया। सो मेनी आउटकम्स एंड उसमें साथ में कीमो वर्क कर गई, वो उसकी किस्मत। एंड वो पेट सिटी देख के आई वाज एब्सोल्युटली अमेज्ड। वी वर सो हैप्पी, द होल टीम वाज सो हैप्पी। I want to tell all my listeners, I think they have an excellent team of doctors. वही तो हम इतने डॉक्टर्स से बात कर चुके हैं मैरिंगो एशिया में, एंड दे आर सो ह्यूमन। नहीं तो नॉर्मली बोला जाता है ना कि भाई डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया या कुछ, बट आप सबसे बात करके लगता है कि इतना पेशेंट की हिस्ट्री को जीते हैं आप लोग, बिल्कुल उसके अंदर तक स्टडी करते हैं, विच इज़ एक्सेलेंट। मैं कुछ मिथ्स आपसे क्लियर करना चाहूँगी क्विकली। सो कहते हैं टर्मरिक खा लो, वीगन हो जाओ, और शुगर तो बिल्कुल नहीं खाओ तो आप कैंसर फ्री हो जाओगे। ये हल्दी का तो एक अभी लेटेस्ट आया था कि हल्दी ज़्यादा खाने से कैंसर हो रहा है। पहले होता था कि हल्दी का मिल्क पी लो, वो मून मिल्क आता है कुछ। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? See, most of these things are anti-inflammatory. हल्दी is a known anti-inflammatory. Yeah. हमारे तो मसाले बड़े अच्छे हैं। हाँ। These are known anti-inflammatory हैं। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। So basically क्या है कि see आपको एक बार बीमारी हो गई, हाँ। तो आपको इलाज जो इलाज है वो तो करवाना पड़ेगा। ये आपको बीमारी को गायब नहीं करेगा, बट डेफिनेटली जो डेटा आ रहा है कि वापस जो आती है बीमारी, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहा है। टर्मरिक डेफिनेटली हेल्प्स। कैंसर को, नया जो कैंसर बनता है उसमें डेफिनेटली टर्मरिक हेल्प्स, की नहीं बनने देता है।
सेम इज विद एवरीथिंग. सो आप अपना जितना बॉडी का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कंट्रोल करोगे उतने आपके चांसेस ऑफ हैविंग कैंसर. हम जो भी चीज़ें कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, इनका एंड आउटकम क्या है? एंड आउटकम क्या है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को हम रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एनीथिंग दैट हेल्प्स दैट डेफिनेटली हेल्प्स यू. सो यू शुड इनकलकेट दीज थिंग्स इन योर डेली रूटीन हैबिट्स. हमको जैसे इंडियंस दूर हो गए थे, हमको लगता था कि हम जो अपना खाना बनाते हैं इंफीरियर है. देन यू रियलाइज नो, वी आर मच सुपीरियर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. वी वर ऑलरेडी इंक्लूडिंग ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स इन अवर फूड which helps us prevent any kind of disease, not only cancer. So yes, there is a certain truth to it. Not कि जो जैसा कहते हैं कि नहीं साहब यही इसी पे टिक जाओ, बीमारी हुई इलाज मत कराओ, ये कर लो. नहीं, आप इलाज कराइए. And these things are additives. These help, but these will not take away entirely your cancer away if you have the disease. देखिए गर्मियाँ आ रही हैं डॉक्टर साहब, एवरीबडी इज यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स ओनली. हम तो हमारे घरों में भी वही होता है. सो देर इज अ देर आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं इतनी बातें हैं तो प्लास्टिक बॉटल्स बोलेंगे एंड डिओड्रेंट्स बोलते हैं. आजकल उस दिन मैं एक रील देख रही थी कि ज़्यादा परफ्यूम लगाएंगे तो वो कैंसर हो जाएगा. आई डोंट थिंक सो. मैं तो सारे वक्त ही इतना परफ्यूम लगाती रहती हूँ. तो मैं सोच रही थी अच्छा तो क्या ये सब करेक्ट है बातें? See, plastics definitely. Yeah. So now बहुत सारा डेटा आ गया है हाँ. कि माइक्रो प्लास्टिक्स डेफिनेटली बहुत हार्म कर रहे हैं. बेसिकली है क्या, केमिकली तो है. Yeah. So now these chemicals are known to cause cancers. Okay. So now they are going into BPA free, but अब रिकमेंडेशन हम लोग भी ये करते हैं कि आप अवॉइड करिए प्लास्टिक्स एज मच एज पॉसिबल, जितना अवॉइड कर सकते हैं. स्टील बेटर है, ग्लास बेटर है, द मड पॉट्स, द अर्थन पॉट्स आर बेटर है. Okay. एंड आप जब खाना गर्म करते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि आप इसमें फूड गर्म करते हो, आप माइक्रोवेव में डाल दिया. प्लास्टिक यू शुड नेवर यूज इट. Oh, but everybody does it. माइक्रोवेव में आप यूज करिए ग्लास. अच्छा, कांच का आपकी बर्तन. कांच के बर्तन में सबसे बढ़िया है, क्योंकि आप जो सिरेमिक भी यूज कर रहे हो तो उसमें पेंट में क्या यूज किया आपको नहीं पता, कौन सा केमिकल है उसमें, कौन से केमिकल यूज किया. तो ग्लास इज समथिंग जिसको आपको पता है कि नहीं है केमिकल्स. सो आप जब हीट करते हो ना किसी चीज को तो इट रिलीजेस टॉक्सिन्स, वो कन्वर्ट होता है, टॉक्सिन रिलीज करता है. दे आर एक्चुअली हाईली कार्सिनोजेनिक. सो प्लास्टिक्स में आप गर्म खाना रखना, प्लास्टिक में खाना गर्म करना. अब तो बहुत अच्छी खासी गाइडलाइंस आई थी कि खाना बनाना किस में है, गर्म किस में करना है, टेफ्लॉन कोटेड नहीं यूज करने हैं, कितनी देर गर्म करना है, सब गाइडलाइंस आई हुई हैं. सारे लोग ना डॉक्टर साहब पैसा कमाने में लगे हैं. दे जस्ट वांट क्विक थिंग्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ. मैं किसी को क्या बोलूँ, मुझे भी 18 घंटे का लाइफस्टाइल में फटाफट करो, फटाफट दे दो, कर लिया. But then right things, we can inculcate rights. We can use glass. जहाँ हम ग्लास कर सकते हैं वहाँ ग्लास यूज करें, जहाँ स्टील कर सकते हैं. मेरे घर में we have changed our habits. This is a great insight. We have changed to, आप जैसे पानी का है, we have changed to bottles with steel inside. Plastics we are as far as, see, I cannot entirely avoid it. हर सिस्टम में हर जगह मेरे साथ ही चीजें नहीं होंगी, तो जहाँ तक कर सकते, see, you cannot control everything. You can control to a certain extent. Effort तो लें. तो हम उतने एफर्ट अपनी फैमिली में वी हैव इंक्लूडेड दोस काइंड ऑफ एफर्ट्स कि जहां हम अवॉइड कर रहे हैं इन चीजों का, बैलेंस यूज अवॉइड कर रहे हैं. एक्सीलेंट. ओके, नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट लाई और मिथ यू विश यू कुड इरेज फ्रॉम द कैंसर टुडे? सबसे बड़ा मिथ आपको क्या लगता है? तो सबसे बड़ा तो बायोप्सी ही है. हाँ, जो कि आपने छेड़ दिया तो बढ़ जाएगा. तो मेरे को तो लगता है कि बहुत जरूरी है छेड़ना. आपको अगर ट्रीट करना तो छेड़ना पड़ेगा. आप छेड़ेंगे ही नहीं तो ट्रीट कैसे होगा? एक मेरा पर्सनल मिथ है. So now my nani, okay, my mother's mother had breast cancer. So everybody in the family tells me कि वो next generation में आता है. Is it true? Not necessarily. Okay. So there are few cancers which have a genetic base. उसके कुछ क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम टेस्ट कराते हैं कि कितनी एज पे पहला कैंसर हुआ. तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके एक सर्टेन एज के पहले कैंसर हुआ है, कुछ और क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, देन पीपल शुड गेट टेस्टेड. प्लस अगर आपके घर में हुआ है कैंसर, से टेस्टेड मींस सो वी ऑर्डर सम जेनेटिक टेस्ट, ओके, टू सी कि कोई प्रोबेबिलिटी है क्या कैंसर डेवलप करने की. एंड दे कैन हैपन एट द हॉस्पिटल. हाँ, दे कैन हैपन एट हॉस्पिटल. ओके. प्लस सी आई ऑलवेज से कि आपकी फैमिली में, सी फीमेल्स के लिए मेमोग्राफी इज मैंडेटरी. आई वुड से मैं ये भी नहीं कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि कराइए. आई से इट इज मैंडेटरी, यू शुड गेट इट डन. एंड यू स्टार्ट एट द एज ऑफ 40 और 45, व्हिचएवर सूट्स यू, बट स्टार्ट. तो डिफरेंट गाइडलाइंस है, बट आप मेमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट स्टार्ट कर दीजिए. 40 के ऊपर प्रिफर्ड है कि स्टार्ट कर दीजिए. एंड अगर आपके घर में कोई भी कैंसर हुआ है, माने ब्रेस्ट कैंसर हुआ है मान लीजिए, सो उनसे 10 साल छोटे पे शुरू कर दीजिए. सो मान लीजिए 40 पे हुआ कैंसर, अर्लीस्ट एज जो आपके घर में 40 पे है,
हाँ. So every female member of that family should start getting tested at 30. Every female Yes. member, not just First the degree relatives. Oh. क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में दो होता है, Hmm. but then it is much lesser than compared to females. Hmm. So now 10 years before, सेम बाकी कैंसर्स का भी, आपके घर में हुआ कैंसर, आपको टेस्टिंग करानी है, जिनकी टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि हर कैंसर की हमारे पास स्क्रीनिंग नहीं है, Hmm. कुछ कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकते हो। तो बेसिक सा प्रिंसिपल है कैंसर स्क्रीनिंग का कि अगर आपके घर में कोई कैंसर हुआ है और उसकी स्क्रीनिंग अवेलेबल है, तो जो अर्लीस्ट स्टेज हुई है उससे 10 साल पहले आप अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर दीजिए। So she got at 65, so 55 से सो नहीं, तो आपके करा लिए तो लो. जरूरत ही नहीं है, आपको तो 40 का स्टैंडर्ड रूल है, वो आपको हाँ, करना ही है। हाँ. एंड मजेदार बात है कि इफ आई आस्क 100 फीमेल सिटिंग इन अ रूम कि कितनों ने मेमोग्राफी कराई है, 5 लोगों ने कराई, इवन इफ दे आर एलिजिबल फॉर दैट। मैं तो खुद ही नहीं कराती उतनी तो रेगुलरली. if But you they are- say 5 years, once in a 5 years. नो, Then? प्रेफरेबली एवरी ईयर। Oh. एंड अब तो देखिए, अगर आपके डेंस ब्रेस्ट है तो वैसे ही सर्जन आपको ये बोलेगा कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड इज सेफ। कोई और ना बेवजह का डर है, रेडिएशन एक्सपोजर है, भैया आपका बाहर रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत कहीं ज़्यादा है, वो जो बहुत मशीनें हो तो वो और कम रेडिएशन एक्सपोजर दे रही है। Yeah, good one. Okay, now let's do your rapid fire. Okay, so surgery playlist: rock, raga, or Spotify surprise? Which is your choice? रॉक। Oh, okay. If not a doctor, would you be a chef, cricketer, stand-up comic, or startup or a startup entrepreneur? So I think two options are take. One is stand-up comedian, second is a startup entrepreneur. Okay. Okay, what's harder? 10-hour surgery or IKEA furniture without swearing? 10-hour surgery without swearing. Okay. Okay. One myth about cancer that deserves a meme campaign. I think I would go with biopsy only. That is the best thing that I can think छिड़वा of. लिया तो हो गया. It should basically. Okay. Post-surgery guilty pleasure: protein smoothie or junk binge? Junk pinch. I'm sure it would be really heavy, right? No, see, if you are following a disciplined life, then junk at times. Good. Same. Okay. Surgical sidekick: Iron Man or Doctor Strange? Doctor Strange. Okay. Okay. Dr. Piyush Agarwal, you are dealing with the most dreaded disease, most scared. People are fearful about it. What has been your success mantra over the years, giving those success stories to patients? See, it's all about how you look at the patient. आप उसे देखते कैसे हो? Whether you see your patient as a fellow human being or something else. My belief is that I always see the other person as a person, as a human, who needs to be treated like a human. But trust me, that's a big burden. It's a burden. It's a burden. It's a burden. And the burden is, it's not about just me. So every surgeon who is, we are people जो लिख के मिटा नहीं सकते. बहुत अच्छी बात बोली. सर्जन लिख के नहीं मिटा सकता. फिजिशियन लिख के आपकी गलती हो गई, आपने काटी, दवाई चेंज कर सकते हो. सर्जन ने एक बार चाकू लगा दिया, आप चेंज नहीं कर सकते. सो वी आर द ह्यूमंस who are supposed to make no mistakes. No mistakes. And trust me, it's a massive burden. So as they always say, जहाँ आप देखोगे, जो पॉडकास्ट सुनो, जो लिखो, the humans are supposed to make mistakes and we are supposed to forgive them. So we are the only humans who are not supposed to make mistakes and our mistakes are not forgiven. Okay, then I think you've put it really well, because करके आप मिटा नहीं सकते हैं उस चीज को. क्योंकि that is a final, आपने एक बार लगा दिया, that scar is forever. They are going to carry it on their sleeve. And they will always come to you and show it. Your mistakes are visible and you will always be able to see your mistakes. So it's actually a very tough life. So being a surgeon, I don't know what people may say, but every surgeon that I know, good, bad, whatever, but it's a burden. So responsibility at one part,
See, responsibility I can understand, anybody can understand. Responsibility is good, people are responsible, सब ले रहे हैं, हर कोई जो काम कर रहा है. But to be not able to make mistakes. Yeah, it's a tough one. Yeah. So, and that starts from making a decision to operate to the table and afterwards. Yeah. So, आप सिर्फ गलती आपको एक जगह नहीं, आपको हर जगह गलती अलाउड नहीं है. So, मैं डायग्नोसिस भी गलत नहीं कर सकता, मैं ऑपरेट करने का डिसीजन भी गलत नहीं ले सकता, मैं ऑपरेट करते वक्त गलती नहीं कर सकता, मैं उसके बाद गलती नहीं कर सकता. क्योंकि जहाँ करी वहाँ वो गलती मेरे सामने आ करके इतनी बड़ी हो जाती है और मुझे वो रोज दिखेगी अपनी गलती. So imagine somebody practicing surgery for 50 years not being able to make a mistake. So imagine the kind of trauma that surgeons suffer. Imagine the kind of psychological pressure they are into it. And I don't know, we carry it to homes, we carry it, it's kind of scar that you can always see, you always carry. It's very difficult, it's very easy to say कि नहीं हम हॉस्पिटल को हॉस्पिटल छोड़ दो, नहीं हो सकता. कोई बोलता ही नहीं है ये बात, because nobody. We have always been taught, आप हॉस्पिटल को हॉस्पिटल छोड़ दो, घर पे लेके मत जाओ. Easier said than done. Yeah, I'm sure. So when everything is all right, you can leave hospital to hospital. When one thing goes south, you are sitting with hospital in your mind. Everything, you are playing with your kid, the hospital is in your mind. You are going for something important, hospital is in your mind. It is a constant cycle, and it's very, very difficult to forgive yourself. I'll say you can never forgive yourself for your mistakes. Impossible. लोग तो आसानी से बोल देते हैं डॉक्टर भगवान है, तो डॉक्टर को. I think people need to understand, everybody needs to understand, I am a skilled professional, I am not a god. And I will never be able to achieve that singularity of being a god. So वो एक singularity है. If people can understand कि singularity क्या है, collective consciousness है जो God है. So I can never reach that. Okay, so Dr. Piyush Agarwal, what is your last one message to all the youngsters out there who can make a better life for themselves when they are old to avoid cancer? So eat healthy, maintain your weight, inculcate some form of exercise, be it running, whatever suits you. Running, you want to go for weightlifting, everything. Eat seasonal fruits, अच्छे खाने में वही हैं seasonal fruits, vegetables. Avoid tobacco, alcohol as much as possible. That is it. So get in touch with Dr. Piyush Agarwal for all your queries. I won't say कि आप अपना ट्रीटमेंट कराने जाए, आप हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन अगर आपको कोई सलाह की ज़रूरत है, he is available at the Marengo Asia Hospitals in the Gurugram branch. Details are available on the podcast. Get in touch with him. Dr. Piyush, आपका बहुत बहुत thanks है. This is really informative.